हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जीएस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है, और जानेंगे 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य के रूप में उभरता है, ठीक है, जनपद, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कि एसएससी, एमटीएस, रेलवे या फिर ग्रुप डी और एसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत खास होने वाली है, बीपीएससी, पीसीएस, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे। भारत भारतवर्ष जो था फ्रेंड्स, तो पहले 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, ठीक है। छठी ईसा पूर्व में, यहाँ आप ध्यान देंगे, छठी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले छठी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, ठीक है फ्रेंड, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। किसकी? तो 16 महाजनपदों की, ठीक है। इन 16 महाजनपदों को एक बार हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अंग, पहला अंग मगध, काशी, वात्स्य, वज्जी, कोसर, अवंती, मल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, असमक और गंधार, ठीक है फ्रेंड्स। 16 महाजनपद है, ठीक है फ्रेंड्स। इन 16 महाजनपद में ये जो 16 महाजनपद थे, इन सभी में आपस में होड़ मची हुई थी एक दूसरे से आगे निकलने की। 16 महाजनपदों में एक दूसरे से शक्तिशाली बनने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक अलग ही होड़ मची हुई थी, यानी कि एक समय था जो कि एक संघर्ष का दौर चल रहा था इनके आपस में, ठीक है। ये आपसी गुट में ही एक संघर्षीय जीवन जीते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसे हम एक स्टोरी के तौर पे सुनेंगे ताकि हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये 16 महाजनपदों में से सबसे खास और सबसे शक्तिशाली जो मगध साम्राज्य है, ठीक है फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य जो है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता है। तो आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ ध्यान देंगे कि आज हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि 16 महाजनपदों में क्या होता है, सबसे शक्तिशाली उभरता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक ये भी खासियत है 16 महाजनपदों में से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का, जो कि अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है और अपनी प्रगति, अपनी कुशलता के तौर पे ये सबके सामने एक प्रसिद्ध महाजनपद के रूप में उभरता है। इसका एक मुख्य कारण ये होता है कि मगध साम्राज्य में जितने भी शासक हुए, ठीक है फ्रेंड, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार पर विशेषकर ध्यान दिया। जैसे कि हम पढ़ेंगे इसमें 4 डायनेस्टियां आती है, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश, ठीक है। हम इस मगध साम्राज्य में 4 डायनेस्टी को देखेंगे जिन्होंने क्या किया, मगध साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ठीक है, इसे जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया, ठीक है। खासकर मौर्य वंश के समय में ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मगध साम्राज्य की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट। सबसे पहले हम देखेंगे मगध साम्राज्य को। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक, ठीक है फ्रेंड, मगध साम्राज्य के जो सबसे प्राचीन संस्थापक थे वो कौन थे? तो बृहद्रथ थे, बृहद्रथ, ठीक है। इसकी राजधानी ग्रीवज थी। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मगध की सबसे प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो ग्रीवज थी, ठीक है फ्रेंड। ग्रीवज जो मगध की सबसे प्राचीन राजधानी है, ठीक है। ठीक, जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था, ठीक है फ्रेंड्स, जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे 4 डायनेस्टी को देखेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ठीक है। ये एक एक करके हम इन सभी वंशों को कवर करेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में इनका क्या योगदान रहा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हर्यक वंश को यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, ठीक है, जो मगध की गद्दी पर कब बैठे? तो 544 ईसा पूर्व में, ठीक है, जो होता है बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है, ठीक है फ्रेंड। बिंबिसार किस धर्म को मानता है? तो बौद्ध धर्म को मानता है, ठीक है। ये प्रथम राजा जिसने प्रशासनिक पर बल दिया, ठीक है फ्रेंड।
ये ऐसा राजा होता है जो प्रशासनिक पे बल देता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, भौगोलिक तौर पे, इसे तीनों दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या करता है, मगध साम्राज्य का विस्तार करता है। ठीक है, और इसको अपनी चरम सीमा पे पहुंचाता है। अब हम देखेंगे, अच्छा फ्रेंड्स, मगध महाजनपद का 16 महाजनपदों में से शक्तिशाली होने का क्या क्या कारण रहे, किस कारण ये उभरा और अपने साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो इसके बहुत सारे भौगोलिक दृष्टि है, आर्थिक है, राजनीतिक है, जिसे हम अच्छी तरीके से जानेंगे। जिसके कारण जो होता है, मगध जो होता है अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और साम्राज्य का उत्कर्ष होता है इसका। ठीक है, साम्राज्य विस्तार होता है। ठीक है, क्षेत्रीय विस्तार के तौर पे देखेंगे, आर्थिक तौर पे देखेंगे कि इसकी आर्थिक मजबूती किस तरीके से होती है, राजनीतिक तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे, हम बिंबिसार को देखेंगे अब यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा कि वो बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब हम देखेंगे बिंबिसार ने वृद्धरथ को हराकर, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दे, ये जो वृद्धरथ था, ठीक है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृद्धरथ था। यहाँ पे हम देखेंगे कि बिंबिसार ने वृद्धरथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया, यानी कि जो अंग राज्य था, ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या करता है बिंबिसार अपने सब राज्य में मिला लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, हराकर अंग राज्यों को मगध में मिला लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, मगध साम्राज्य का और थोड़ा विस्तार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम यहाँ पे मगध साम्राज्य को मिला लिया, इसने राजगिरी का निर्माण करा, उससे अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, यहाँ पे भी हमने पढ़ा कि राजगिरी जो था वो मगध साम्राज्य का प्रथम राजधानी था, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि बिंबिसार ने भी उसे अपनी प्रथम राजधानी बनाई। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम राजधानी बनाई। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। ठीक है फ्रेंड्स, मगध महाजनपद पे राज किया कितने वर्षों तक, तो 52 वर्षों तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो होता है अब यहाँ देखेंगे हम बिंबिसार के राज दरबार में, यानी कि ठीक है, बिंबिसार के राज दरबार में एक राज्य वेद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, राजवेद, जिसका नाम होता है जीवक। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्यवेद जीवक के बारे में बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, राजवेद जीवक के बारे में, जो कि बिंबिसार के राज्य में वैद था। ठीक है, उसका नाम जीवक था। ठीक है, जो कि राज्यवेद होता है, जिसे महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में, जब महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध एक बार बीमार थे, स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य उनकी तबियत यानी कि ठीक नहीं थी, तो क्या करता है बिंबिसार जो होता है जीवक को, अपने राज्य वेद को वो महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजता है। इसी तरीके से एक बार और वो राज्यवेद जीवक को किसकी सेवा में भेजता है, अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार जो होता है जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भी बिंबिसार जो होता है राजवेद जीवक को भेजता है, और अवंती के राजा प्रद्योत जब बीमार होते हैं उनकी सेवा के लिए भी वह जीवक को भेजता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई इनके राज्यवेद जीवक की बात। अब हमें देखेंगे यहाँ पे बिंबिसार के वैवाहिक संबंध। ठीक है फ्रेंड्स, बिंबिसार एक ऐसा शासक था जिसने राजनीतिक तौर पे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी कि मगध साम्राज्य का विस्तार किया, क्षेत्रीय तौर पे, भौगोलिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे। ठीक है, युद्ध करने की नीति ना अपनाकर उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, जिससे उसके साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। ठीक है, भौगोलिक तौर पे क्षेत्रीय के संबंध में उसका विस्तार हुआ। वैवाहिक संबंध होने के बाद जो फ्रेंड्स हम जैसा कि जानते हैं कि युद्ध की नीति तो कोई अपनाएगा नहीं, इसी तरीके से क्या होता है उसकी आर्थिक शक्ति और मजबूत होती है, जिससे क्या होता है मगध साम्राज्य का और ज्यादा विस्तार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसने अपने जीवन में, बिंबिसार ने अपने जीवन में 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, तीनों से उसको जो होता है मगध साम्राज्य का और ज्यादा विस्तार हो जाता है, भौगोलिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे यहाँ पे पहला, इसने बिंबिसार ने कौशल नरेश की प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। ठीक है फ्रेंड्स, पहला वैवाहिक संबंध। दूसरा, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से। तीसरा, पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से। तो इसने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे क्या हुआ, मगध साम्राज्य जो था अपने उत्कर्ष पे पहुंचने में और सक्षम रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अपने क्षेत्रीय विस्तार करने में और भौगोलिक तरीके से भी और आर्थिक तरीके से भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे बिंबिसार की हत्या। बिंबिसार की हत्या कौन करता है फ्रेंड्स, तो बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा होती है। अजातशत्रु जो होता है फ्रेंड्स इसका पुत्र होता है बिंबिसार का। ठीक है,
बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह खुद 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, बिंबिसार का जो पुत्र होता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु क्या करता है कि बिंबिसार की हत्या कर खुद मगध की गद्दी पर बैठ जाता है 493 ईसा पूर्व में। ठीक है, मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। ठीक है फ्रेंड्स, अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। यह जैन धर्म का अनुयायी था, यह जैन धर्म को मानता था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका पिता जो था बिंबिसार वो बुद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, और इसने 32 वर्षों तक राज किया मगध पे। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि बिंबिसार ने 52 वर्षों तक राज किया और इसने अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक जो है मगध पर शासन किया। ठीक है फ्रेंड्स, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वरस्कार, यानी कि अजातशत्रु का एक मंत्री था, सलाहकार था, जिसकी सलाह से वो रणनीति से कई युद्ध जीतता और अपने साम्राज्य का विस्तार करता। तो यहाँ देखेंगे अजातशत्रु ने अपनी मंत्री वरस्कार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की। ठीक है फ्रेंड, वैशाली पर क्या करता है? विजय प्राप्त करता है किसकी सहायता से? तो वरस्कार की। ठीक है फ्रेंड, 461 ईसा पूर्व, यानी कि ठीक है फ्रेंड 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठता है। यानी कि इनका वंशानुगत इस तरीके से चलता आता है, पिता की हत्या करना और फिर खुद गद्दी पर बैठ जाना। इसी तरीके से उदयन जो होता है वह मगध की गद्दी पर बैठता है अपने पिता की हत्या करके। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड, यह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा अजातशत्रु भी जैन धर्म को मानता था और ये भी जैन धर्म को मानता था। ठीक है, दोनों ही जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है फ्रेंड्स, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, यह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक है फ्रेंड्स, उदयन का जो पुत्र होता है नागदशक, ठीक है फ्रेंड्स, वो हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है। हम यहाँ पे हर्यक वंश को कवर कर रहे थे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हर्यक वंश को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने हर्यक वंश के अंतिम शासक को देखा नागदशक के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में कुछ खास नहीं है। ठीक है, मगध साम्राज्य में, ठीक है, इनका उनकी कोई खास भूमिका नहीं है और ना ही नंद वंश के बारे में खास भूमिका हम देखेंगे तो मौर्य वंश के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हर्यक वंश के अंतिम शासक को देखा हमने नागदशक के रूप में। ठीक है, अब हम देखेंगे शिशुनाग। ठीक है फ्रेंड्स, शिशुनाग, ठीक है, दूसरी डायनेस्टी देख रहे हैं हम यहाँ पे शिशुनाग वंश को। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग वंश थे। ठीक है, इसने नागदशक को 412 ईसा पूर्व में, यही नागदशक है जो कि उदयन का पुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसने नागदशक को 412 ईसा पूर्व में आपदस्थ करके मगध पर नागवंश की स्थापना की, यानी कि पराजित करके मगध पर स्थापना कर देता है। किसकी? तो शिशुनाग वंश की। ठीक है फ्रेंड्स, नागवंश की स्थापना की शिशुनाग वंश ने। ठीक है फ्रेंड्स, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करता है? शिशुनाग वंश आता है और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा उदयन ने अपनी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र में स्थापित करता है या स्थापना करता है इसकी। ठीक है, ये क्या करता है? आता है और नागदशक को पराजित कर खुद मगध की गद्दी पर बैठ जाता है शिशुनाग और पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, शिशुनाग का उत्तराधिकारी होता है कालाशोक। ठीक है फ्रेंड्स, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक होता है जो पूर्ण राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, शिशुनाग का अंतिम वंशज जो होता है नंदीवर्धन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के अंतिम वंशज कौन थे? अंतिम शासक कौन थे? तो नंदीवर्धन थे। ठीक है फ्रेंड्स, दो ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नंद वंश, तीसरी डायनेस्टी को देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम। ठीक है, मगध साम्राज्य में नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया नंद वंश से। ठीक है फ्रेंड्स, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और अंतिम शासक घनानंद थे। ठीक है, अंतिम शासक पूछा जाए फ्रेंड्स तो घनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद और नंद वंश के संस्थापक तो महापद्म नंद। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, घनानंद जो थे वो सिकंदर के समकालीन थे, यानी कि सिकंदर से काफी प्रभावित थे वो। ठीक है फ्रेंड्स,
समकालीन थे। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, मौर्य वंश यानी कि नया वंश कौन आता है? मौर्य वंश की स्थापना की और साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, अंतिम शासक घनानंद थे। ठीक है, घनानंद जो होते हैं वो सिकंदर के समकालीन होते हैं और सिकंदर से काफी प्रभावित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इन्हें पराजित किया जाता है और जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर एक नए वंश की स्थापना कर देता है, मौर्य वंश की, और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा हर्यक वंश को, जिसमें बिंबिसार को देखा, इसके पुत्र अजातशत्रु और उदयन को देखा। ठीक है, और किसको देखा? नागदशक को देखा। शिशुनाग वंश में हमने देखा, यहाँ पे शिशुनाग में देखा, शिशुनाग का उत्तराधिकारी होता है कालाशोक और इसका अंतिम होता है शासक नंदीवर्धन। ठीक है फ्रेंड्स, और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और नंद वंश में देखा हमने महापद्मनंद जो इसके संस्थापक थे और अंतिम शासक हमने देखा घनानंद को। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में गया। मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष यानी कि काफी योगदान रहता है और इसका शासनकाल भी काफी लंबा चलता है। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि मगध जो कि 16 जनपद थे, यहाँ पे 6ठी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा था। ये छोटे छोटे महाजनपद थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे खुद को विकसित करते गए, विकासशील होते गए और इनमें आपस में संघर्षीय दौर चलने लगा एक दूसरे से आगे निकलने की। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी दौर में से मगध जो साम्राज्य है निकल के आता है एक शक्तिशाली जनपद के रूप में, जो कि विख्यात होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मगध जो कि सबसे शक्तिशाली साबित होता है महाजनपदों में से। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिर्फ महाजनपदों को यहाँ पे ऐड किया है, इनकी राजधानी ऐड नहीं की, इनके शासकों को। इसे हम नेक्स्ट अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स।